आज के इस विस्तृत चर्चा में हम भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझने वाले हैं। हमारा मुख्य विषय है संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष। अक्सर लोग सोचते हैं कि इतने बड़े दस्तावेज को शायद कुछ ही लोगों ने तैयार कर दिया होगा। बिल्कुल। लेकिन असल में ये एक बहुत ही जटिल मशीनरी थी। हमारा मकसद आज सिर्फ नामों की कोई सूची पढ़ना नहीं है जी। मेरा मतलब है कि जब हम इन समितियों के विभाजन को देखते हैं तो उस समय के नेतृत्व की दूरदर्शिता समझ में आती है। परीक्षा की तैयारी करने वाले श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि काम को कैसे व्यवस्थित तरीके से बांटा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं सत्ता के उन केंद्रों से जिन्हें हम बड़ी समितियां कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। उनके पास जो समितियां थीं, मैं उन्हें पढ़ती हूँ। पहली है संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी संघीय संविधान समिति, इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरी है राज्यों के लिए समिति, जो कि राज्यों से समझौता हेतु थी। इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, अगर हम इन तीनों नामों पर गौर करें तो एक साफ पैटर्न दिखता है। कैसा पैटर्न? संघ यानी केंद्र। नेहरू जी के पास संघ की शक्तियों और संघीय ढांचे से जुड़ी जिम्मेदारियां थी। साथ ही राज्यों को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए जो समझौता समिति थी वो भी उन्हीं के पास थी। मतलब राष्ट्रीय स्तर के जो बड़े नीतिगत कार्य थे वो उनके जिम्मे थे। बिल्कुल। इसके बाद प्रांतीय स्तर पर आते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यहाँ प्रशासनिक संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ नेहरू जी संघ का ढांचा देख रहे हैं और दूसरी तरफ सरदार पटेल प्रांतों के स्तर पर संविधान की संरचना को दिशा दे रहे हैं। जी। और सरदार पटेल के पास एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो समिति थी मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। ये बहुत अहम है। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस पूरी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे और इस समिति की 2 उप समितियां भी थीं। पहली थी मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। ये जो अधिकारों और अल्पसंख्यकों वाली बात है ना, ये किसी भी नए लोकतंत्र के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है। इन उपसमितियों का बनना ये दिखाता है कि संविधान सभा इन विषयों पर कितनी गहराई से विचार कर रही थी। जी, नीति निर्माण की बात तो हो गई, लेकिन सभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी तो व्यवस्था चाहिए थी। सही कहा। यहीं पर प्रक्रिया नियम समिति आती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके साथ ही संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये दोनों समितियां पूरी सभा की रीढ़ थीं। डॉक्टर प्रसाद एक तरह से प्रशासनिक और संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बिल्कुल। और बड़ी समितियों की सूची में एक नाम और है, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बारे में हम थोड़ी देर में और विस्तार से बात करेंगे ही। हाँ, इस पर आगे बहुत कुछ है। तो अब रुख करते हैं छोटी समितियों की ओर। इन्हें छोटी समितियां कहा जरूर जाता है, पर इनका काम बहुत महत्वपूर्ण था। जी, शुरुआत करते हैं संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति से, जिसके अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। इसके बाद कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। ये सभी प्रशासनिक गियर्स थे। बिल्कुल। फिर सदन समिति, जिसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे, और आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष भी पट्टाभी सीतारमैया ही थे। मतलब सदन का भौतिक प्रबंधन और रोजमर्रा का काम इन समितियों के जिम्मे था। जी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो छोटी समितियां थी उनकी बात करें तो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तदर्थ नहीं, एडहोक समिति थी। हाँ। झंडे का डिजाइन तय करना एक तात्कालिक प्राथमिकता थी। हाँ, और इसके अलावा वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसे स्टाफ समिति भी कहते हैं, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त और कर्मचारी किसी भी संस्था का आधार होते हैं, ये कोई छोटा काम नहीं था। सही बात है। और सरदार पटेल के पास भी एक विस्तृत सलाहकार समिति थी। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों व बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ये उसी बड़ी परामर्श समिति का एक विस्तृत रूप था जो भारत की सामाजिक चुनौतियों को देख रही थी। इसके बाद आती है क्रीडेंशियल समिति, जिसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। क्रीडेंशियल मतलब सदस्यों की वैधता की जांच करना, एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल। बिल्कुल। और अंत में छोटी समितियों में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समितियां थीं, जिसके अध्यक्ष एस. वरदाचार्य थे। न्यायपालिका की संरचना पर विचार करने के लिए ये समिति थी।
तो ये तो हुई बड़ी और छोटी समितियों की बात। अब इस पूरी चर्चा के सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रारूप समिति। जी, प्रारूप समिति को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। नोट्स के अनुसार इसके अन्य नाम में इसे हिंदी में दस्तावेज समिति के नाम से भी जाना जाता है। दस्तावेज समिति। इसका कार्य था संविधान के मसौदे पर चर्चा करना। ये ध्यान देने वाली बात है, मसौदे पर चर्चा करना, न कि उसे शून्य से लिखना। बिल्कुल। मैं उस तथ्य पर भी आऊंगी, पहले इसकी संरचना देख लेते हैं। इसमें कुल सदस्य 7 थे और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जी। अब जरा प्रारूपण की समय सीमा पर नजर डालते हैं। संविधान का पहला मसौदा BN राव ने तैयार किया था। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कई लोगों के लिए। अक्सर लोगों को लगता है कि पहला मसौदा डॉक्टर अंबेडकर ने तैयार किया होगा। हाँ, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यही है कि BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने पहला मसौदा बनाया और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। और इसकी पहली बैठक ठीक अगले दिन 30 अगस्त 1947 को हुई। काम की रफ्तार देखिए, आजादी के मुश्किल से 2 हफ्ते बाद ही युद्ध स्तर पे काम शुरू हो गया था। बिल्कुल। चलिए अब प्रारूप समिति के उन 7 सदस्यों के नाम और चुनाव क्षेत्र देख लेते हैं। जी। पहले सदस्य अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये पश्चिम बंगाल, बाद में बंबई से निर्वाचित हुए थे। पश्चिम बंगाल का जो उनका हिस्सा था वो विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, इसीलिए उन्हें दोबारा बंबई से निर्वाचित करके लाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरे सदस्य थे KM मुंशी, जो बंबई से निर्वाचित हुए थे। जी। तीसरे सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, ये असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। देखिए, ये कितनी समावेशी सोच थी। विभाजन के बावजूद मुस्लिम लीग के एक सदस्य को मुख्य प्रारूप समिति में जगह दी गई। हाँ। चौथे सदस्य BL मित्तर थे। 5वें सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, जो मद्रास से निर्वाचित निर्दलीय सदस्य थे। हाँ। छठे सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, मद्रास से निर्वाचित। और 7वें सदस्य DP खेतान, जो कि निर्दलीय थे। निर्दलीय सदस्यों का होना बताता है कि यहाँ पार्टी लाइन से ऊपर उठकर कानूनी ज्ञान को महत्व दिया गया। बिल्कुल। और इस सूची में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए थे। बाद में BL मित्तर और DP खेतान के स्थान पर क्रमशः N माधव और TT कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। जी, मित्तर साहब और खेतान साहब की जगह ये 2 नए सदस्य आए। अब इस पूरी समिति को लेकर एक बहुत ही रोचक नोट है। प्रारूप समिति के सदस्यों में से केवल 2 यानी KM मुंशी एवं TT कृष्णामाचारी ही कांग्रेस के सदस्य थे। यही बात इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है, मैं कहूंगा। कैसे? जरा सोचिए, संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का भारी बहुमत था, लेकिन देश का संविधान बनाने वाली जो 7 सदस्यीय सबसे मुख्य समिति थी, उसमें कांग्रेस के सिर्फ 2 सदस्य थे। बाकी सब निर्दलीय या अन्य दलों के थे। खुद अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर भी कांग्रेस से नहीं थे। यह दर्शाता है कि भारतीय संविधान का निर्माण दलगत राजनीति से बहुत ऊपर उठकर किया गया था। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग समितियां एक व्यवस्थित मशीन की तरह काम कर रही थीं। नेहरू और पटेल जी ने शक्तियों का बंटवारा देखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रशासन संभाला और BN राव के पहले मसौदे को डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व वाली 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ने अंतिम रूप दिया। और ये भी सोचने वाली बात है कि इतने भारी संकट और विभाजन के दौर में भी इस प्रशासनिक अनुशासन के कारण ही हमारा संविधान सफलतापूर्वक तैयार हो सका। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर श्रोताओं को खुद भी विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। एक नए और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।